दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी देखी है। स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरवीएनएल की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है वो काफ़ी शानदार है। आने वाले समय में रेल विकास निगम लिमिटेड फिर से वैसा ही रिटर्न देने को तैयार है जैसा इसने पिछले कुछ समय पहले दिया था, बजट से पहले, जब स्टॉक लगातार दौड़ा था और लोगों को मालामाल कर गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से रेलवे के लिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे, उसका फ़ायदा इन शेयरों को होना ही है डेफिनेटली। तो ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय में और ऊंचाई पे जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें आरवीएनएल में निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करें तो चिंता कम हो चुकी है क्योंकि आज क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। लगातार स्टॉक नीचे है ओएफएस की खबर के बाद में, लेकिन वाकई में क्या ओएफएस से हमें डरना चाहिए? क्योंकि ओएफएस तो रेल विकास निगम लिमिटेड का भी आया था, वहाँ से तो कोई चिंता की बात हुई नहीं और कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे कि इसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है तो क्या सरकार ओएफएस लाएगी? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर बात करें, स्टॉक की शुरुआत 123 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग देख सकते हो फ्राइडे की 122 के आसपास थी। इंट्राडे में 122.80 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए ही भले स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा मामूली सा, लेकिन उसके बाद में अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई और इसने 125 का दिन में हाई बनाया। अंत में क्लोजिंग 124.80 पर रही, जहां पे 1.59% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आ चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम होता। आज भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम है, यानी काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आ चुकी है, खरीदारी अच्छी हो रही है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो आरवीएनएल यहाँ पे टाटा एआईजी के साथ में एक इन्वेस्टर मीटिंग करने जा रही है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी आज शाम 5 बजे, यानी इसी समय यहाँ पे ये मीटिंग होने जा रही है। यह एक इन्वेस्टर मीटिंग है जो दोनों के बीच में होगी, यानी टाटा ग्रुप के साथ में आरवीएनएल की मीटिंग हो रही है। अब इसका मायने क्या है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। तो आप ये देख सकते हो कि टाटा एआईजी के साथ में मीटिंग है आज 21 अगस्त मंडे को शाम को 5 बजे, जिस समय हमारा लगभग ये वीडियो बन रहा है इस समय इनकी ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि फैसले काफ़ी शानदार लिए जा रहे हैं, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। आप इसके रेवेन्यू को समझ सकते हो जो लगातार बढ़ रहा है हर साल। 2019 में जहाँ पे 10,068 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2023 आते आते 20,281 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग डबल हो चुका है रेवेन्यू पिछले 4-5 साल में। प्रॉफिट की भी बात करें तो 2019 में जहाँ पे 589 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2023 तक बढ़ के 1,261 करोड़ तक पहुंच गया, यानी डबल से ज़्यादा हो चुका है प्रॉफिट और हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसके ईपीएस में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। 2019 में जहाँ पे 3.38 रुपीज़ था, वो 2023 तक बढ़ के 6.81 रुपीज़ तक पहुँच गया। तो इतना शानदार रिजल्ट, लगातार हर साल रिजल्ट बेहतर हो रहे हैं। और जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक है, लगातार बहुत सारे इनके पास ऑर्डर है, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का हो या फिर रेलवे ट्रैक डबल करने का हो, रेलवे ब्रिज बनाने का हो, टनल्स का हो, मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, 11 केवी लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके अलावा देखें तो कंपनी वंदे भारत ट्रेन बनाने वाली है, 120 स्लीपर क्लास वंदे भारत भी बनाएगी। ऐसे में ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा और ये बड़ा मल्टीबैगर बनने को बिल्कुल तैयार है। और इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही इशारा कर रहा है, क्योंकि 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। इसके अलावा एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो गिरावट का अगर माहौल बनता है तो 121 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 119 तक जा सकता है, वहाँ पर जहाँ पे ओएफएस दिया गया है आरवीएनएल की तरफ से। और जो तीसरा सपोर्ट है वो 116 का है। तो गिरावट हुई तो 116 तक जाने की संभावना है। काफ़ी बड़ी गिरावट अगर होती है तब ऐसा पॉसिबल है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो कि 126 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 129 तक जाएगा
और इसको पार कर ले फिर 130 तक भी जाएगा, यानी 130 को टच कर जाएगा फिर से। वैसे 146 इसकी पुरानी हाई है, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। चलते हैं हम IRFC की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 48.20 पर हुई, यानी शुरुआत ही पॉजिटिव हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 47.25 के आसपास थी और इंट्राडे में 48.35 का हाई भी बना। जो लो है वो 47.45 का है। अंत में क्लोजिंग 47.65 के आसपास रही, जहाँ पे 0.85% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये जो तेज़ी अभी फिलहाल लिमिटेड आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए, उनको लग रहा है OFS बहुत नीचे आएगा तो फिर हमको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो सरकार धीरे धीरे करके तो अपनी जो हिस्सेदारी है कम कर रही है PSU कंपनियों के अंदर से, और वहाँ से काफ़ी बड़ी रकम निकालना चाहती है ताकि जो कारोबारी गति है तेज़ी से आगे बढ़े। सरकार चाहती है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, रेलवे के लिए करीब 2 लाख करोड़ के ऊपर का अनाउंसमेंट किया, तो ऐसे में पैसे तो चाहिए। तो ये देख लो कि सरकारी कंपनियों की स्टेक बेच के वहाँ से फंड आएगा और फिर उसका इस्तेमाल सरकारी कंपनियों की सेहत को सुधारने में, देश की सेहत सुधारने में काम में लिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे सरकार चाहती है कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो है उसको सेट किया जाए। तो आप देख लो कि IRFC की भी खबर निकल कर आ रही है कि इसमें सरकार OFS ला सकती है। वैसे अभी ये कंफर्म खबर नहीं है कि OFS लाया जाएगा या नहीं, या फिर QIP आएगा। QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से क्या शेयर जारी किए जाएंगे या फिर राइट इशू लाया जाएगा। तो ये अभी भी आप देखें तो सिर्फ एक रूमर है, अभी कंफर्म खबर तो नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में काफ़ी अप डाउन देखने को मिला। अब देख लो कि 1986 में इस कंपनी की इस्टाब्लिश की गई थी कंपनी, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने इस कंपनी को बनाया था। मिनी रत्न का इसको दर्जा हासिल है। IRFC के माध्यम से रेलवे की जितनी कंपनियां, चाहे रेल विकास निगम लिमिटेड हो, इरकॉन हो, या फिर कोंकण रेलवे हो, रेलटेल हो, इन सारी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती है वो उनको फंड प्रोवाइड करती है IRFC। और इसमें 86% की हिस्सेदारी सरकार की है। सरकार को इसको नीचे लाना होगा 75% तक, यानी 11% की हिस्सेदारी को बेचना है, इसको कम करना होगा। और इसी वजह से बार बार ये खबरें निकल के आती है। अभी इसमें कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन सरकार ये स्टेक तो बेचेगी। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, स्टॉक इतना नहीं बढ़ा है, तो यहाँ से दौड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछले महीने ही आप देखो कि रेल विकास निगम लिमिटेड में भी 5% की स्टेक सरकार ने बेची और वहाँ से 13.66 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे सरकार को फंड मिला है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से इस मसले पे कोई भी जवाब नहीं दिया गया, न तो उन्होंने इसको ना कहा है, न ही इसको हाँ कहा है। यानी एक तरह से देखें तो अभी ये पूरा मामला इसीलिए है, ये इसमें बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसमें नो कमेंट्स कहा गया है। तो इसीलिए अभी आने वाले समय में देखना होगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे का जो डबलिंग का जो प्रोजेक्ट है गुंटूर से बीबी नगर आंध्र प्रदेश का, उसको अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट से। इस प्रोजेक्ट के लिए देखें तो 325 बिलियन रुपीज़ का खर्च आएगा। 239 किलोमीटर का ये देखें तो गुंटूर बीबीनगर का आंध्र प्रदेश का रेलवे ट्रैक होगा। और इससे जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि 76 किलोमीटर जो चेन्नई हैदराबाद रूट है उसमें कमी आ जाएगी, रूट कम हो जाएगा, इससे जो ट्रैवलिंग समय वो भी बच जाएगा। तो इसीलिए एक नया आप देखें तो ट्रैक बिछाने की अनाउंसमेंट की गई थी और सरकार ने इसको अप्रूव भी कर लिया है। तो यहाँ पे देख दो कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि इस डबल ट्रैक को बिछाने के लिए करीब बीबी नगर का जो रेलवे लाइन है इसके लिए 32.38 बिलियन रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। और इससे आने वाले समय में वंदे भारत जैसी ट्रेन इस पर चल पाएगी, उसके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे कि आपको पता होगा वंदे भारत की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसको मेंटेन करने के लिए ट्रैक को भी फिर से रीडेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो कवच की सुविधा से लैस किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय और भी बहुत सारे ट्रैक हैं जिनको इसी तरह से रीडेवलप किया जाएगा और बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि IRFC के लिए बहुत सारे मौके हैं। IRFC आने वाले समय में कमाल कर सकता है और इसकी प्राइस अभी नहीं बढ़ी, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो सरकार करीब 50 बिलियन रुपीज़ का खर्च करके थर्ड लाइन बिछाने जा रहे हैं कटक विजयनगरम के बीच में, और इसके ऊपर भी आप ये देखें अप्रूवल मिल चुका है। तो इस तरह से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो बहुत सारे ट्रैक अब नए किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय सरकार जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है, ये मौका है इस शेयरों में निवेश करने का। सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। 2019 में आप देख सकते हो कि जहाँ यहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,133 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 23,891 करोड़ तक पहुँच गया। हर साल लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा है। 2019 में जहाँ पे 2,254 करोड़ के आसपास था, वो 2023 तक बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुँच गया। ऐसा शानदार अगर कोई किसी कंपनी में बिजनेस बढ़ रहा है तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें।
आप EPS में देखो वृद्धि अच्छी हुई है। 2019 में जहाँ पे 3.43 रुपीज़ था वो 2023 में बढ़ के 4.85 रुपीज़ तक पहुँच गया है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा और आने वाले समय फिर से अपनी पुरानी 52 की हाई को तोड़ के ये नई हाई बनाएगा और बहुत जल्द 3 डिजिट में भी जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।